सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। हम भारती कौशल और आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का सबसे लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। ओके, सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। ठीक है, नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि जो टॉपिक है वो महात्मा गांधी जी के बारे में है, दैट हाउ ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ द नेशन। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, महात्मा गांधी बीइंग एन इंडियन, ऐसा आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई भी इंडिविजुअल होगा जिसने महात्मा गांधी जी का नाम ना सुना हो। सो महात्मा गांधी जी का नाम जैसे ही हम सुनते हैं ना, हमारे मन में 3-4 वर्ड्स आ जाते हैं, है ना। जैसे सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। सत्य मतलब सच, आग्रह मतलब स्ट्रगल, दैट इज स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, कि अपना जो है सच्चाई के लिए लड़ना। बट लड़ना जो है वो नॉन वायलेंट है, पीसफुल है। लाइक यू कैन से कि आप अगर अपना सच प्रूव करना चाहते हैं, आप एगिटेशन कर सकते हैं, बट दैट एगिटेशन मस्ट बी अ पीसफुल वन, दैट इज इट शुड नॉट बी वायलेंट। एंड नॉट बी वायलेंट से ही मेरे मन में एक और टर्म आ रहा है, दैट इज नॉन वायलेंस, अहिंसा। व्हाट इज अहिंसा? अहिंसा होता है जब आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो, लाइक पीसफुली कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर नॉट, you can say, resorting to any sort of violence, है ना, that is called non-violence. And third thing, the most important word is the self rule, है ना। self rule मतलब स्वराज। स्व मतलब हमारा, स्वयं बोलते हैं ना, स्व मतलब हमारा, राज मतलब रूल, तो दैट इज सेल्फ रूल। अब देखिए ये टर्म क्या बताती है। महात्मा गांधी जो थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंस्टिल इन आवर माइंड्स, या जिन्होंने हमारे मन में एक अपनी जो है आज़ादी की इच्छा जगाई थी, है ना। जिन्होंने हमें लाइक एक तरफ से यू कैन से, जिन्होंने हमें सिखाया था कि हाउ कैन वी अटेन आवर सेल्फ रूल, कैसे हम जो है ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से हटा के अपने अकॉर्डिंगली कंट्री को चला सकते हैं, है ना, कि हम जो है ब्रिटिशर्स से अपनी आज़ादी पा सकते हैं। ये चीज़ जो थी, ये टीचिंग, ये सबसे पहली जो इंस्पिरेशन जो थी, वो महात्मा गांधी ने ही सभी लोगों को दी थी, है ना। इन्हीं के बाद ही बहुत सारे लोगों ने ऐसे एक्शंस लेने शुरू किए थे जिसके थ्रू हम अपना सेल्फ रूल ला सकें। सो एट द एंड आई वुड से कि जो महात्मा गांधी थे, ही वॉज इन द फोरफ्रंट ऑफ आवर नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका हमारे एक लाइक इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल है उसमें, है ना। सो इसलिए इनको बीच में अगर कंसीडर ना किया जाए, वो भी उस टाइम पे जहाँ पे हम अपने नेशन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं कि वो कैसे बना, तो इट वुड नॉट बी रेलेवेंट, इट वुड नॉट बी जस्टिफाइड एज वेल, है ना। सो अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आपका ना एक बुक में इमेज दी गई है, ठीक है, ये इमेज मैंने आपकी बुक से ही ली है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आप देख सकते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं वो कुछ लोगों को कुछ समझा रहे हैं, बट एक्चुअल में he is giving some sort of teaching to other people, है ना। सो बट यहाँ पे मेरा मोटिव ये दिखाने का नहीं था, मेरा मोटिव था इस नाव खाली वाले रीजन के बारे में थोड़ा सा बताने का, कि देखिए ये महात्मा गांधी अभी कहाँ पे नाव खाली में है, जो इमेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली। एंड ये जो नाव खाली रीजन है ना आपका, ये करंटली बांग्लादेश में है, ठीक है, जो आज का बांग्लादेश है ना, वहाँ पे है नाव खाली रीजन। अब आप कहेंगे कि महात्मा गांधी जी इंडिपेंडेंस डे में बांग्लादेश में क्या कर रहे थे, तो उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने ये एक इमेज डाली है। तो देखिए, यह हमारा ब्रिटिश इंडिया का मैप था, है ना। तो ये भी आई वुड से कि ये भी इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ तब की बात करते हैं, ठीक है, बिफोर 1947, है ना। ठीक है, सो बिफोर 1947 क्या था, ये पाकिस्तान टेरिटरी ज़रूर है, ये भी पाकिस्तान टेरिटरी है, लेकिन अभी हम कहते हैं कि इट वॉज इंडिया, ठीक है। ओवरऑल जो है ये ब्रिटिश इंडिया था। तो यहाँ पे आप ये रीजन देख सकते हैं, ये वाला, और यही आज के टाइम में हम इसी को ही बांग्लादेश लिखते हैं ना, ये वाला रीजन जो मैंने मार्क किया। तो ये ना इंडिपेंडेंस से पहले इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया। हाउ इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया? क्योंकि ये उस टाइम के पाकिस्तान में लाया करता था, और पार्टीशन से पहले तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे ना। तो बेसिकली इट वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना। थोड़ा समझ नहीं आया होगा तो एक बार थोड़ा और अच्छे से बताते हैं। देखिए, अभी आप ये वेस्ट बंगाल देख सकते हैं। कभी सोचा है कि हम इंडिया में बंगाल क्यों नहीं लिखते और सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों लिखते हैं?
उसी के बारे में ये मैंने बनाया था कि देखिए सपोज ये हमारा पूरा बंगाल था एक टाइम पे, ठीक है, दिस वाज आवर बंगाल, ठीक है। अब इस बंगाल में क्या प्रॉब्लम थी, अब देखिए जब अब हम पार्टीशन पे आ जाते हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, क्या डिसाइड किया गया था कि हम जो है रिलीजियस मेजोरिटी का सिस्टम फॉलो करेंगे फॉर पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि जिस रीजन्स में हिंदूज मेजोरिटी में है वो इंडिया का पार्ट रहेगा, जिस रीजन में मुस्लिम्स मेजोरिटी में है वो पाकिस्तान का पार्ट हो जाएगा। तो बंगाल में क्या प्रॉब्लम थी, हम डिस्कस कर भी चुके हैं और पहले पिछली वीडियोस में। तो बंगाल में देयर वाज अ प्रॉब्लम कि ये जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन था ना, ये वाला, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हिंदूज मेजोरिटी में थे। अब हिंदूज मेजोरिटी में मतलब ये रीजन किसके पास जाना चाहिए, इंडिया के पास जाना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। और जो इसका दूसरी साइड वाला रीजन था, मतलब जो ये वाला रीजन था, मतलब यू कैन से जो ईस्ट बंगाल वाला रीजन था, उसमें मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, और मुस्लिम मेजोरिटी में थे तो ये लीगली किसके पास जाना चाहिए, पाकिस्तान के पास जाना चाहिए। इस वजह से ये रीज़न है कि हम जो हमारा ये बंगाल है उसको हम वेस्ट बंगाल लिखते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल वाला पार्ट ही हमारे इंडिया में रहा था। ईस्ट बंगाल वाली जो साइड थी वो सारी पाकिस्तान के पास चली गई थी। बट एक्चुअल में क्या था, ये जो ईस्ट बंगाल वाला रीजन है ना, मतलब ये वाला रीजन, मतलब जो पाकिस्तान के पास चला गया है ईस्ट बंगाल वाला रीजन, इसको मतलब इसको आज के टाइम पे हम बांग्लादेश बोलते हैं। मतलब पहले ये ईस्ट बंगाल ही था, बट करंटली वी कॉल इट बांग्लादेश। क्यों, क्योंकि अब ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। पहले ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थी, इसलिए ये पाकिस्तान का पार्ट थी। बट बाद में जो है इन 1971 कुछ वॉर वगैरह हुई थी विद पाकिस्तान, बांग्लादेश की और इंडिया की, तब जाकर जो है बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री उभर कर आई थी। तो यहाँ मेरा मेन मोटिव बस एक बार ये क्लियर करने का था कि बांग्लादेश और यू कैन से ईस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल में फ़र्क क्या है। तो और ये आपके ना आगे काम आएगा, ये मैंने इसलिए भी आपको अभी ही कवर करा दिया क्योंकि 4th चैप्टर में आप इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे तो उसकी एक टाइमलाइन बनी रहे या उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, इसलिए मैंने इसको ये आज ही अभी क्लियर करा दिया। ऑल्दो चलो पूरा नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, हम 4th चैप्टर में इसको दोबारा करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना कि बांग्लादेश की एक टाइमलाइन थोड़ी सी याद रखना कि बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया या बिफोर इंडिपेंडेंस वो इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। देखिए बिफोर इंडिपेंडेंस जो है वो इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। फिर जब इंडिपेंडेंस मिल गई है और पार्टीशन हो गया है तब वो किसका पार्ट है, पाकिस्तान का पार्ट हो गया था। क्यों, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था ना वो, ठीक है। बांग्लादेश को उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था क्योंकि वो ईस्टर्न साइड पे था, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी हो गई थी। बट उसके बाद जो है एक वॉर हुई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये वाला पाकिस्तान मैंने लिखा है ये वेस्ट पाकिस्तान है, मतलब इस पाकिस्तान की इस वाले पाकिस्तान से जो है वॉर हुई थी, तो एट द एंड जब है आउटकम हुई थी तो वो बांग्लादेश बन के आ गया था, ठीक है। तो बस एक थोड़ी सी टाइमलाइन मन में रखना, ठीक है। चलिए अब इसको साइड में रखते हैं टॉपिक को और हमारे मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, महात्मा गांधी सेक्रीफाइस, ठीक है। सो ऑन 15th August 1947 महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ठीक है। 15th August 1947 आपको पता है ये हमारी इंडिपेंडेंस डे की डेट है, ठीक है, जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। तो उस दिन महात्मा गांधी ने किसी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि ये तो बहुत खुशी का माहौल था ना कि जहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस मिली है, आपको ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए हैं, नाउ इट्स योर कंट्री, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर विल, है ना। सो इट वॉज रियली गुड, बहुत सेलिब्रेशन का माहौल था। लेकिन महात्मा गांधी ने इस टाइम पे कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। क्यों? सो दिस वॉज बिकॉज ही वॉज इन कोलकाता। अब वो कोलकाता क्यों गए थे? कोलकाता माने जो हमारा वेस्ट बंगाल का ही रीजन है, ठीक है। कोलकाता डायरेक्टली इंडिया में ही आता है, ठीक है। सो वो कोलकाता में थे। क्यों थे? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइट्स हो गए थे। एंड राइट्स किसके बीच में रहे होंगे? बहुत ही क्लियर है, हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में ही रहे होंगे। क्योंकि देखिए पार्टीशन के बाद आपको पता है बहुत ज़्यादा वायलेंस, बहुत ज़्यादा राइट्स, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ ट्रिगर हुई थी, ठीक है। क्योंकि इन द नेम ऑफ पार्टीशन या इन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है, एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे। दे वर लाइक लूटिंग देम, दे वर किलिंग देम, दे वर रेपिंग देम, लाइक बहुत ही
बुरा माहौल था उस टाइम पे। तो वैसा ही एक चीज़ हुई कोलकाता में कि कोलकाता तो वैसे एक इतना एक सेंटर ऑफ कन्फ्लिक्ट होना ही था। क्यों? क्योंकि बेसिकली वही वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल की बात आ रही है। और वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें थी ना कि एक तरफ इंडियंस की रिलीजियस मेजोरिटी है, एक तरफ मुस्लिम्स की रिलीजियस मेजोरिटी है। तो वहाँ पे ना एक नर्व सेंटर सा बना हुआ था जहाँ पे बहुत ज़्यादा राइट्स हो रहे थे। तो इसी वजह से महात्मा गांधी वेंट टू कोलकाता, ठीक है, उस राइट्स को रिजॉल्व करने के लिए। एंड वो इतने दुखी थे जो बाय विद दिस कम्युनल वायलेंस एंड कम्युनल, बार बार आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वर्ड, कम्युनलिज्म क्या होती है, जहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे कुछ ग्रुपिज्म हो जाए। तो उनको बहुत बुरा लग रहा था कि ये रिलीजन के बेस पे इतनी ज़्यादा वायलेंस हो रही है बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एज यू ऑल नो, एंड disheartened that principles of ahimsa and satyagraha for which he had lived and worked for had failed to bind people in troubled times। कि उनको क्या दुख हो रहा था सबसे ज़्यादा कि एक तो पहले तो ये लड़ाई झगड़ा हो क्यों रहा है, एंड फिर उनको ये लग रहा था कि यार मैं सारी उम्र मेरी बीत गई लोगों को परसुएड करते हुए कि टू गिव अप वायलेंस, कि आप जो है लड़ाई छोड़ दो, ठीक है, वायलेंस को त्याग दो, बट स्टिल लोग फिर नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। सिमिलरली सत्याग्रह कि एगिटेशन जो है बिल्कुल भी वायलेंट ना हो, ठीक है, पीसफुल अपना एक व्यू पॉइंट रखो। ऑल दीज प्रिंसिपल्स वर फेल्ड, है ना, एक दे टर्न आउट टू बी अ फेलियर। कि इतना समझाया, इतना लोगों को परसुएड किया, इतना हिंदू मुस्लिम्स को जोड़ के रखा, बट एट द एंड क्या हो रहा है कि सब कुछ लाइक ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, लड़ाई होती जा रही है। तो वो बहुत दुखी थे इस चीज़ से, इसीलिए ही वो वहाँ गए। सो he went on to persuade Hindus and Muslims to give up violence। तो वहाँ पे फिर से वो यही लोगों को समझाने गए थे कि यार ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। एंड yes, his presence in Kolkata even improved the situation, कि अगर वो वहाँ गए हैं तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी हुई। हिंदूज और मुस्लिम्स ने अपनी जो वायलेंस है उसको त्याग दिया, क्योंकि गांधी जी की परसुएडिंग पावर वॉज अनमैचेबल, आई वुड से। जितनी अच्छी परसुएडिंग पावर गांधी जी की, आई डोंट थिंक सो वो किसी की भी होनी थी। एंड तो उन्होंने जब लोगों को परसुएड किया कि आपको वायलेंस नहीं करनी चाहिए, एक अच्छे हारमोनियस वे में रहो, तो एक्चुअल में सिचुएशन इम्प्रूव भी हुई। और फिर जब ये इंडिपेंडेंस आई ही थी तो उस टाइम पे फिर लोगों ने काफ़ी उसको सेलिब्रेट किया एंड लोग स्ट्रीट्स पे नाच गा रहे थे, है ना, ठीक है। सो गांधी जी इज प्रेयर मीटिंग्स इवन अट्रैक्टेड लार्ज क्राउड्स। प्रेयर मीटिंग्स क्या है? प्रेयर प्रार्थना, मीटिंग्स मतलब सभा, है ना। तो गांधी जी जो हैं काफ़ी सारी प्रेयर मीटिंग्स करते थे। तो वहाँ पे मतलब यू कैन से ही यूज्ड टू गिव सम ऑफ द टीचिंग्स टू पीपल, जैसे यही नॉन वायलेंस के बारे में समझाते होंगे, बताते होंगे, है ना। तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग उन्हें सुनने आते थे, ठीक है। सो बट दिस वॉज शॉर्ट लिव्ड एज राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स erupted once again and Gandhi ji had to resort to a fast to bring peace। क्या था, लेकिन ये जो भी कह रहे हैं कि गांधी जी की प्रेजेंस से सिचुएशन इम्प्रूव हुई, बट द थिंग वॉज इतने ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई कि वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। कुछ टाइम बाद फिर से वही लड़ाई झगड़ा, फिर से वही राइट्स फिर शुरू हो गए, है ना। इट वॉज रियली शॉर्ट लिव्ड। तो एट द एंड गांधी जी को एक व्रत करना पड़ा। अब व्रत करना पड़ा वो वाला व्रत नहीं जो हम करते हैं। इट वॉज लाइक कि उन्होंने काफ़ी यू कैन से एक डिमॉन्स्ट्रेशन, एक यू कैन से क्या टर्म यूज़ करूँ मैं उसके लिए, कि हाँ, कि उन्होंने लोगों को काफ़ी समझाने की कोशिश की, उन्होंने लोगों को काफ़ी डिमॉन्स्ट्रेट किया कि आप जो है नॉन वायलेंस वगैरह को ही ध्यान में रखें, rather than डूइंग सच यू कैन से एट्रोसिटीज़ या इतनी वायलेंस करने के बजाय आप जो है वो परसुएड ही कर रहे थे यहाँ पे लोगों को कि आपको ये छोड़ना ही होगा। बट दिस टाइम दिस वाज फर्म, है ना। देखिए सो आगे, अब ये तो था कोलकाता का केस जहाँ पे ठीक है लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर महात्मा गांधी वहाँ गए, उन्होंने सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की, काफ़ी हद तक सिचुएशन इम्प्रूव भी हुई, लोगों ने खुशी से इंडिपेंडेंस डे मनाया। बट उसके बाद वो फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। सिमिलर केस अब देखते हैं दिल्ली का। अब दिल्ली में क्या था? सो गांधी जी दिल्ली में चले गए अगले महीने, तो 15 अगस्त देन 15 सितंबर, वहाँ पे भी अगेन लार्ज स्केल वायलेंस हो गई होगी। सो एज यू ऑल नो किन के बीच में होगी? हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में होगी, क्योंकि ये पार्टीशन का टाइम चल रहा है ना। सो he was deeply concerned about ensuring that Muslims should be allowed to stay in India with dignity as equal citizens। Very important। क्या था कि महात्मा गांधी के मन में पता क्या था कि
चलो ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे मुस्लिम्स माइग्रेट करके पाकिस्तान में जा चुके हैं, बट स्टिल जो थोड़े बहुत रह गए हैं या जो थोड़े बहुत बेचारे फंस गए हैं या जो जाना नहीं चाहते, उन बेचारों को भी ऐसा ना हो कि लोग इंडिया में अच्छे से रहने ना दें या उनको मार दें, है ना। वो चाहते थे कि उनको भी पूरी इज्जतदार जिंदगी मिले अगर वो विद इन इंडिया भी रह रहे हैं, ठीक है, कि इंडिया शुड नॉट बी अ कंट्री फॉर जस्ट वन रिलीजन, इट शुड बी अ कंट्री फॉर पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स। उनकी बस एक ये आइडियोलॉजी थी, ठीक है। सो देखिए, आपको याद हो तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा भी है कि ऑल्दो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो चुका था ऑफ मुस्लिम्स टू पाकिस्तान, बट स्टिल 12% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वाज स्टिल प्रेजेंट विद इन इंडिया, है ना। तो उस 12% पॉपुलेशन की ही यहाँ पे बात हो रही है कि जो मुस्लिम्स हैं जितने रह गए हैं उनको बहुत ही डिग्निटी से रहने दिया जाए। डिग्निटी मतलब क्या होता है? एक सेल्फ रिस्पेक्ट से रहने दिया जाए कि ठीक है आप भी इंडियन सिटीजन हैं, इट्स ओके, है ना। कि उनको ये नहीं है कि उनको हर जगह कदम कदम पे कभी उनको कोई टोंट कर रहा है, कभी उनको उनके खिलाफ वायलेंस हो रही है, कोई उनको किसी चीज़ के लिए अक्यूज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उनका एक ये बहुत बड़ा कंसर्न था। सो ही वॉज ऑल्सो कंसर्न अबाउट द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर उनके मन में एक और चीज़ थी, दैट वाज द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि चलो ठीक है चाहे पार्टीशन हो गया है, चाहे इट्स ऑन अ गुड नोट और अ बैड नोट, बट स्टिल जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन हो वो काफ़ी पीसफुल हो, फ्रेंडली हो, अच्छे हों, ठीक है। दीज मस्ट नॉट बी द वायलेंट वंस जहाँ पे हम एक दूसरे के खिलाफ हेट्रेड करें। ये गांधी जी का आइडिया था। सो he was really unhappy what he saw as the Indian government's decision for not to honor its financial commitments to Pakistan. अब देखिए, ऑब्वियसली जब कोई एक मेजर डिसीजन लिया जाता है ना, तो काफ़ी सारे प्रोमिसेस, काफ़ी सारे कमिटमेंट्स दिए जाते हैं। मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट्स में लिखे जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अगर पाकिस्तान जो है इंडिया से अलग हो रहा है तो हम उसको इतना इतना मनी वगैरह एज सच देंगे, या जो जो एसेट हमने देना है वो देंगे। मतलब एक बेसिकली एक समझौता, एक ट्रीटी, एक अग्रीमेंट सा साइन होता है ना। सो उस अग्रीमेंट में अब गवर्नमेंट जो थी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, उसने एक कमिटमेंट दी थी कि हम कुछ फाइनेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान को देंगे। बट क्या हुआ कि उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने वो फाइनेंसेस पाकिस्तान को दिए ही नहीं जब वो टाइम था। तो गांधी जी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी उस टाइम पे। सो विद ऑल दिस इन माइंड ही अंडरटुक व्हाट टर्न्ड आउट टू बी हिज लास्ट फास्ट। सो एट द एंड फिर उन्होंने फिर से एक फास्ट किया मतलब वही एक तरफ से यू कैन से आग्रह किया, एक स्ट्रगल किया कि जो जितना भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स दी गई हैं पाकिस्तान को वो उन्हें दे ही दी जाएं। मतलब जो भी इंडियन गवर्नमेंट दे नहीं रही है उन्हें, या जो मुस्लिम्स हैं उनको बहुत ही डिग्निटी से इंडिया में रहने दिया जाए। तो ऐसा उन्होंने एक फास्ट लिया, बट इट टर्न्ड आउट टू बी हिज लास्ट फास्ट। मतलब ये उनका एक आखिरी स्ट्रगल था, उसके बाद ही डाइड, है ना। देखिए, एज इन कोलकाता हिज फास्ट हैड अ ड्रामेटिक इफेक्ट। अब जैसे कोलकाता में सिचुएशन इंप्रूव हुई थी ना उनके प्रेजेंस से, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी एक अच्छा खासा फास्ट किया था। सो वैसे ही दिल्ली में भी हुआ, सिचुएशन इंप्रूव हुई, कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस रिड्यूस्ड, ठीक है। हिंदू मुस्लिम के बीच की जो वायलेंस थी वो खत्म हुई। मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज कुड सेफली रिटर्न टू देयर होम्स, ठीक है। फिर क्योंकि गांधी जी के मन में यही था कि चलो जो मुस्लिम्स माइग्रेट कर रहे हैं उनको सेफली माइग्रेट करने दिया जाए, ये ना हो कि रास्ते में उन पर अटैक हो रहा है, ठीक है, रास्ते में ही उनको मार दिया जा रहा है, वो बॉर्डर तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ही वॉज डीपली कंसर्न्ड अबाउट दीज सर्टेन बेसिक थिंग्स। तो वैसा ही हुआ, सिचुएशन इंप्रूव हुई कि अब जो मुस्लिम्स थे बहुत ही सेफली इंडियन बॉर्डर्स को क्रॉस करके पाकिस्तान में जा भी पा रहे थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पाकिस्तान को उसके ड्यूज देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पाकिस्तान को उसके ड्यूज देने के लिए राजी हो गई कि जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट हमने इनिशियली उनके लिए कुछ साइन की थी कि वो हम उन्हें देंगे, उसे हम पूरा भी करेंगे। सो बट अब देखिए, कहने को इट्स अ रियली पॉजिटिव साइड कि हाउ गांधी जी इज गोइंग एवरीवेयर, हाउ ही इज हेल्पिंग ईच एंड एवरी ह्यूमन, ठीक है। मतलब ही इज सेइंग अबव ऑल द रिलीजन, जो सबसे बेसिक या सबसे बड़ी चीज़ है दैट इज ह्यूमैनिटी, है ना, कि वो ह्यूमैनिटी को फोकस करे थे। ही डिड नॉट सी एनी रिलीजन, ही वॉज लाइक मुस्लिम्स को भी इक्वल सिटीजन्स की तरह रहने दो। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ही कंसीडर्ड ह्यूमैनिटी अबव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, अबव ऑल द रिलीजन्स इवन। बट ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हिज एक्शंस वर नॉट लाइक बाय ऑल। लेकिन सबने वो एक्शंस को ना पसंद नहीं किया। क्यों पसंद नहीं किया वो हम आगे देखते हैं।
Extremists in both the communities blamed him for their conditions. कि जो एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं ना, यू कैन से ऑर्थोडॉक्स हिंदूज एज वेल एज ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स, ठीक है। तो इन दोनों कम्युनिटीज़ ने एट द एंड उनको ब्लेम किया अपनी कंडीशंस के लिए। अब आप कहोगे कि यार मुस्लिम्स को तो गांधी जी ने काफ़ी हेल्प किया, उन्होंने भी उन्हें क्यों ब्लेम किया। सो अभी हम वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस एट द एंड ये ज़रूर देखो कि गांधी जी although despite doing so much good for all, his actions were still not liked by all. पता क्या है कि आप एक टाइम पे सबको खुश नहीं रख सकते हो, ये एक नॉर्मल आइडियोलॉजी है और इट इज़ रियली रेलिवेंट एंड ट्रू इन टूडेज वर्ल्ड कि आप हर इंसान को खुश नहीं रख सकते हो। एट द एंड कोई ना कोई ज़रूर रहेगा जो आपसे थोड़ा दुखी रहेगा या जिसको आपके एक्शंस जो हैं पसंद नहीं आएंगे, एंड दैट इज़ द सेम थिंग विच हैपेंड विद महात्मा गांधी एज वेल। तो क्या हुआ, he was particularly disliked by those who wanted Hindus to take revenge or who wanted India to become a country for Hindus just as Pakistan for Muslims. देखिए अभी पीछे ही हमने पढ़ा है कि महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा था जब मुस्लिम्स को एज इक्वल सिटीजन्स रहने नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से उन्होंने अपने कंसर्न भी जताया था उनके लिए, ताकि वो डिग्निफाइड लाइफ जी सके विद इन इंडिया भी। अब उनकी इस एक्शन, उनकी इस थॉट से ना जो जितने भी हिंदूज थे, एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज थे, वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो उनको काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थॉट लगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम नेशन है ना, क्योंकि मुस्लिम लीग ने सबसे पहले क्या अपनी डिमांड रखी थी कि क्योंकि इंडिया में दो लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम, तो हमें मुस्लिम्स के लिए भी एक सेपरेट कंट्री चाहिए जैसे इंडिया जो है हिंदू के लिए है। तो वही है कि हिंदूज जो चाहते थे कि जैसे पाकिस्तान के लिए मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान एक कंट्री है ना कि जहाँ पे मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स हैं, वैसे ही इंडिया भी एक हिंदू कंट्री बन जाए जहाँ पे मतलब हिंदू के क्लेम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए। तो इस मेनली ये लोग थे जिनको गांधी जी के वो एक्शंस, गांधी जी के वो आइडियाज़ पसंद नहीं आए, है ना, कि जब गांधी जी कह रहे थे कि हमें मुस्लिम्स को भी इक्वल सिटीजन्स की तरह रहने देना चाहिए। सो they accused गांधी जी of acting in the interests of Muslims and Pakistan। मतलब वही उनके उस थॉट की वजह से उन्होंने क्या कहा कि महात्मा गांधी को उन्होंने अक्यूज करना, क्या होता है अक्यूज होता है ब्लेम करना, ठीक है। तो उन्होंने गांधी जी को ब्लेम किया कि वो जो है सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही काम कर रहे हैं, उन्होंने हिंदूज के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने ये कहा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा गांधी जी ने मुस्लिम्स के लिए भी स्टैंड ले लिया। सो Gandhiji thought that these people were misguided and he was convinced that any attempt to make India into a country only for Hindus would destroy India। ठीक है, लेकिन जब गांधी जी को इन चीज़ों के बारे में पता चला ना, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को ना भी उतनी यू कैन से समझ नहीं है, दे आर क्वाइट मिसगाइडेड, दे आर क्वाइट मिसलेड, है ना, कि उनको एक ठीक तरह से वो समझ नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को, कंट्री के कॉन्टेक्स्ट को। एंड वो यही कह रहे थे कि अगर आप इंडिया को एक हिंदू नेशन बना लोगे ना, तो एट द एंड इंडिया की जो यूनिटी है ना वो खत्म हो जाएगी। देखिए इंडिया में हमारा तो सबसे पहला प्राइम कंसर्न ही यही है ना कि देयर मस्ट बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब आप ये देखो ना, इंडिया में तो इतने डाइवर्स रिलीजन्स हैं, डाइवर्स कल्चर्स हैं, डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, अब वहाँ पे आप खाली एक इंडिया को एक हिंदू नेशन बना दोगे तो बाकी कल्चर्स तो थ्रेटन हो गए ना एट द सेम टाइम, तो इस वजह से यूनिटी भी थ्रेटन होगी। तो गांधी जी का यही थॉट था कि ऐसे तो इंडिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब जिस बेसिक आज के टाइम में जिस नाम से हम इंडिया को जानते हैं दैट इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, वो वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो जाएगा। सो his steadfast pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists so much that they made several attempts to assassinate him। देखिए क्या प्रॉब्लम थी, अब क्योंकि गांधी जी बार बार कंसर्न थे ना अबाउट इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस, एंड मतलब लाइक ही वाज कंसीडरिंग ह्यूमैनिटी ओवर एवरी एस्पेक्ट। सो इसी वजह से अब वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं एक तरफ से यूनाइटेड हो जाएं। सो इट प्रोवोक्ड सो मैनी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स who made several attempts to assassinate him। assassinate क्या होता है, बेसिकली गोली मारना, है ना, जैसे आप किसी को मारने का प्रयास कर रहे हो। तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को अच्छा नहीं लग रहा था कि वाई इज गांधी जी टेकिंग सो मच स्टैंड फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, डिस्पाइट कि उनका एक सेपरेट नेशन भी है, वाई इज ही जस्ट फेवरिंग मुस्लिम्स, मतलब उनके लिए इट वॉज अ काइंड ऑफ फेवर टू मुस्लिम्स। सो इस वजह से वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वो गांधी जी को मार दें, है ना। सो डिस्पाइट दिस, मतलब उनको पता भी लग गया था कि काफ़ी ज़्यादा जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं वो उनके खिलाफ हो चुके हैं,
बट स्टिल ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी आर्म्ड प्रोटेक्शन, उन्होंने कोई भी जो है प्रोटेक्शन लेने की कोशिश नहीं की, एंड कॉन्टिन्यूड टू मीट एवरीवन ड्यूरिंग हिज प्रेयर मीटिंग्स। तो उस टाइम पर भी इतना एक एक्सट्रीम, इतनी एक मुश्किल सी सिचुएशन में भी ही डिड नॉट रिफ्यूज टू मीट पीपल, क्योंकि अब यहाँ पे उनके लिए काफ़ी रिस्की है। वो हर इंसान से जाके अगर पर्सनली मिलेंगे, उनको क्या पता कि कोई भी हो सकता है जो माइट भी किसी उनके खिलाफ कुछ प्लान कर रहा हो, बट स्टिल उन्होंने ना कोई प्रोटेक्शन ली, ना ही उन्होंने लोगों से मिलना बंद किया अपनी प्रेयर मीटिंग्स के दौरान। सो फाइनली एक ये जो डेट है सबसे डिसहार्टनिंग डेट है। सो फाइनली ऑन 30th January 1948 वन सच एक्सट्रीमिस्ट, इनका नेम आपने सुना होगा, नाथुराम विनायक गोडसे, walked up to Mahatma Gandhi during evening prayer in Delhi and fired 3 bullets at him, killing him instantly। तो क्या हुआ 30th January 1948 को, मतलब लाइक ऑब्वियसली काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स तो हो ही रहे थे ना उनको असैसिनेट करने के। सो एट द एंड फाइनली 30th January 1948 को क्या हुआ कि नाथुराम विनायक गोडसे जो थे वो महात्मा गांधी जी के पास गए एंड उन्होंने उन्हें 3 गोलियां मारी, एंड ऑब्वियसली 3 बुलेट्स के बाद इट वाज क्वाइट, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप बच भी सकते हो। सो यही हुआ कि ही डाइड इंस्टेंटली, ठीक है, वहीं पर, एंड दस एंडेड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस। यस, देखिए यही आइडियाज थे जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने अपनी पूरी लाइफ डिवोट की थी, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रूथ था, सच था, नॉन वायलेंस अहिंसा, जस्टिस न्याय, टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस होता है मतलब यू कैन से एक बियर करने की क्षमता, मतलब कि इट्स ओके व्हाटसोएवर हैपनिंग, जस्ट बी टॉलरेंट, ठीक है, एकदम से गुस्सा मत हो जाओ, है ना, एक टॉलरेंस का स्ट्रगल। तो ऑल दीज स्ट्रगल्स एंडेड आफ्टर हिज डेथ, बट एक्चुअल में एक प्लस पॉइंट क्या था वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि उनकी डेथ से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आया ऑन द कम्युनल सिचुएशन। सो आफ्टर ही डाइड क्या हुआ कि आफ्टर ही डाइड सो क्या हुआ कि जो कम्युनल सिचुएशन थी उसमें काफ़ी असर हुआ। कैसा असर हुआ? सो कम्युनल सिचुएशन, अगेन आई एम टेलिंग, कम्युनल मतलब जो रिलीजन के बेस पे जो ग्रुपिज्म हो जाती है। सो उस कम्युनल सिचुएशन पे कैसे फ़र्क आया कि पार्टीशन रिलेटेड एंगर एंड वायलेंस सडनली सबसाइडेड, कि एट द एंड क्या हुआ कि जो पार्टीशन रिलेटेड एंगर था, गुस्सा था, या जितनी लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। क्यों ख़त्म होने लगे? देखिए पहले जो है महात्मा गांधी जी चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी आ जाए, तो बार बार उस हिंदू मुस्लिम के कॉन्सेप्ट को उठाने की वजह से क्या हो रहा था, सबके मन में ना बार बार वही पार्टीशन वाली बातें आ रही थी, इस वजह से लोग लड़ झगड़ रहे थे। बट फिर एट द एंड क्या हुआ, जब गांधी जी नहीं रहे तो फिर गुस्सा या एंगर जितना भी था वो ख़त्म होने लगा, ठीक है। देन the government of India cracked down on organizations that were spreading communal hatred। और अब गवर्नमेंट ने भी जो है स्टेप्स उठाने शुरू किए। गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, मतलब जो कम्युनल हेट्रेड फैला रही थी, मतलब एक रिलीजन के खिलाफ कुछ गलत शलत बोल रही थी, लोगों को भड़का रही थी, या लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा यू कैन से भर रही थी, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट ने ही बैन कर दिया। और उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दिया गया, दैट इज़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसको भी कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। सो कम्युनल पॉलिटिक्स जो थी एट द एंड उसकी जो अपील है वो ख़त्म होने लगी। एंड व्हाट इज़ कम्युनल पॉलिटिक्स? कम्युनल पॉलिटिक्स इज रिलीजन के बेस पे जब आप पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करते हो ना, कि आप जो है रिलीजियस आइडियाज़ को पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश करते हो, तो वो सब चीज़ें जो है सब खत्म होने लगी, ठीक है। एक जो रिलीजन का कार्ड खेलना वो सब खत्म हो गया था। सो क्या क्या इफेक्ट्स हुए कि एंगर वायलेंस जो थी वो ख़त्म होने लगी। सेकेंडली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इतना कम्युनल हेट्रेड फैला रही थी उनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। एंड फाइनली जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी वो सारी ख़त्म होने लगी। सो विद दिस वी एंड आवर चैप्टर, दैट इज challenges of nation building. So finally it's completed, and thank you very much for watching and stay tuned for the upcoming videos.